को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज आपका आखिरी है, समझ गए ना। ये चौथा सब्जेक्ट है और मैं इससे पहले 3 सब्जेक्ट का एक एक वीडियो डाल चुका हूं, जो कि 10 से 15 महीने वहां पे मीनिंग यानी डिफिनीसन में आपको बताया हूं कि किसका मीनिंग क्या होता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक है। आपको जब आप चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आपको जो है परिचय करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए पहले से पता रहेगा तो आप जान पाएंगे कि हाँ ये क्या होता है, और उसके बारे में डिटेल से पढ़ना रहेगा तो आसानी से समझ पाएंगे। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, आज का वीडियो है आपका यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जिसमें हम 15 डिफिनीसन मीनिंग लेकर आए हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अपना पढ़िएगा और हिंदी वाले हिंदी में पढ़िएगा। मैं दोनों यहाँ पे दे चुका हूँ। बाकी समझने की बातें हैं तो आप लोग जब समझ लेंगे हिंदी में चीज़ों को, तो आप इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। मैं मैटर यहाँ पे टाइपिंग दोनों दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हूँ, कि इंग्लिश वाले को इंग्लिश का ज़रूरत हो तो उनको यहाँ से मिल जाए, और इंग्लिश हिंदी वाले को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी मिल जाए। ठीक है, बाकी जो लोग दोनों पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेटर है। बाकी मैं समझाऊँगा आपको हिंदी में, क्योंकि टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा है, तो आप हिंदी में समझ लीजिए चीज़ को, और एक बार PDF डाउनलोड करके इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए। पहला है बीनिंग। देखिए, बीनिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे समझिए। बीनिंग होता है, एक प्रक्रिया है। बीनिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। देखिए, बीनिंग एक प्रोसेस है, और बीनिंग जो है अचानक से किसी बच्चे में जो है शुरू नहीं किया जाता है। जब बच्चा लगभग 5 से 6 महीने के हो जाता है तो जो है उसमें यह प्रक्रिया शुरू किया जाता है। और बीनिंग का अर्थ होता है कि माँ के दूध के साथ में हल्का हल्का जो है आहार ऊपर से देना। ये मत समझिए कि बीनिंग का मतलब है कि स्तनपान बंद ही कर देना एकदम से, ऐसा नहीं है। बीनिंग का मतलब है कि स्तनपान तो होता ही रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा जो है ऊपरी आहार बच्चे को दिलाना, आदत लगाना। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे 5-6 महीना का हो जाता है तो वहाँ पे उसका आवश्यकता जो है ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा चीज़ें के जो है ज़रूरी होने लगता है, जो माँ के दूध पर्याप्त नहीं हो पाता है उतने उम्र में। समझ गए? इसलिए ऊपरी आहार से जो दिया जाता है माँ के दूध के साथ में, वह जो है बीनिंग कहलाता है। ओके, इस दौरान उसे माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार दिए जाते हैं। मैंने वही बताया, जो बच्चे के इस दौरान बढ़ी हुई पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो इस दौरान इस उम्र में 5-6 महीना होने पर बच्चे का आवश्यकता पोषण का बढ़ जाता है, इसलिए यह ऊपर से थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है। यहाँ बीनिंग का तात्पर्य स्तनपान बंद करना नहीं होता है। बीनिंग का मतलब ये नहीं है कि स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग बंद ही कर देना, ये नहीं होता है। समझ गए चीज़ को ना। चलिए, पहला हो गया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जब समझ लिए हैं तो लिख दीजिएगा आराम से। ओके, चलिए दूसरा जो देखिए यहाँ पे कृत्रिम पोषण है, आर्टिफिशियल फीडिंग है। कृत्रिम पोषण के मतलब क्या होता है कि बनावटी पोषण। ठीक है, माँ के दूध से बच्चे को पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है। देखिए, माँ का जो दूध होता है वह बच्चा के लिए, शिशु के लिए एक प्राकृतिक पोषण का काम करता है। ठीक है, लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रतिस्थापक दिए जाए तो इसे कृत्रिम पोषण कहते हैं। देखिए, माँ के दूध बच्चे के लिए क्या होता है, प्राकृतिक पोषण होता है, प्राकृतिक आहार होता है। लेकिन आज के समय में आप लोग देखते हैं कि आजकल जो बच्चा होता है, इस मॉडर्न युग में जो नई नवेली जो माएँ बनती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना नहीं चाहती है। तो वो क्या करती है कि अपने स्तन के जगह पे, अपने स्तनपान के जगह पे वह बच्चे को क्या करती है कि सेरेलैक वगैरह या बाहरी आउटी मार्केट से जो है दूध के डब्बे लेकर वह दूध जो है देती है। तो यही जो है कृत्रिम पोषण हो जाता है कि माँ के दूध के जगह पर प्रतिस्थापित करके कोई दूसरा पोषण आहार दिया जाए, वही आर्टिफिशियल कृत्रिम पोषण होता है। समझ गए ना। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, बहुत आसान है, समझिएगा। अंडर 5 क्लिनिक मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि अंडर 5 मतलब 5 वर्ष के अंदर। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना था। तो अंडर 5 क्लिनिक जो होता है यह 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल करता है इस क्लिनिक में। ओके, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या किया जाता है, नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। समझ रहे हैं ना कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वह बहुत ही कमज़ोर किस्म का होता है, दुर्बल समूह के होते हैं, और उसको संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस कारण जो बच्चे होते हैं उसको जो है क्या किया जाता है, यह जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को इस क्लिनिक में क्या किया जाता है, नैदानिक उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान यहाँ पे किया जाता है। समझ रहे चीज़ को। चलिए,
ये समझ गए। अब रक्ताल्पता क्या होता है, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का आयतन व आकार या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या दोनों का समान स्तर से नीचे गिरना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, मतलब रक्त का अल्प होना, मतलब कम होना। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है, आयतन व उसका जो शेप होता है या उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, चूँकि आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग क्या होता है, रेड होता है, ठीक है ना। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड में ऑक्सीजन का जो है संचार भी होता है, क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन जो है यही आपका ब्लड को क्या करता है, गति प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। की मात्रा या दोनों का समान स्तर से नीचे गिरना एनीमिया कहलाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड के आरबीसी का जो आयतन, जो वॉल्यूम होता है, जितना होना चाहिए ब्लड में, अगर आरबीसी का जितना मात्रा होना चाहिए उतना से अगर कम जाएगा, या फिर उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका मात्रा कम जाएगा, या दोनों का मात्रा कम जाएगा, नीचे गिरना एनीमिया कहलाता है। समझ गए। लाल रक्त कणिकाओं को परिणात्मक व मात्रात्मक कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए, लाल रक्त जो कणिका होता है आरबीसी, परिणात्मक मतलब रिजल्ट, समझ गए ना, और मात्रात्मक मतलब वॉल्यूम में कितना है, और परिणात्मक मतलब काउंटिंग में कितना है, और इसी कमी को जो है हम लोग एनीमिया कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखिए 6 माह से लेकर 6 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं उसको जो है इतना होना चाहिए, ब्लड इतना होना चाहिए, ठीक है। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों में 12 mg/g प्रति से कम हीमोग्लोबिन स्तर एनीमिया के श्रेणी में आता है। मतलब जो बच्चे 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक का है उसको अगर 11 gm/dl से अगर कम हो जाता है तो एनीमिया के श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से बात किया जाए, अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष के उम्र में है और उसको अगर 12 gm/dl से अगर कम आता है स्तर हीमोग्लोबिन का, तो वो जो है एनीमिया के श्रेणी में आता है। अब एनीमिया का अलग अलग है, किसी को बहुत भयानक एनीमिया होता है, किसी को हल्का फल्का कमी से होता है, तो अलग अलग है। समझ गए। चलिए, टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन को हम लोग प्रतिरक्षण भी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण क्या होता है। तो देखिए, टीकाकरण आप लोग जानते हैं, टीकाकरण हर एक बीमारी के लिए उसके गुणों के आधार पर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन होता है। अब होता यह है कि सब बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन है। अब वो क्या होता है, स्पेशल बीमारी के लिए स्पेशल वैक्सीन होता है, जो शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न करता है, यानी शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न करता है। जो जिस रोग के लिए बचाव के लिए वो टीका दिया गया है, उस रोग के अगर अटैक करता है शरीर में तो उस रोग को रोकता है शरीर में। समझ गए। यही आपका टीकाकरण होता है। शरीर में वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशिष्ट रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण कहलाता है। समझ गए। अब होता यह है कि वैक्सीन होगा या इम्यूनोग्लोबिन होगा या एंटी सीरम होता है, ये सब शरीर में जो है जाने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जो बीमारियों से लड़ता है, और यही जो है क्या होता है, टीकाकरण होता है, जो विशिष्ट रोगों के लिए विशिष्ट जो है टीका लगता है सबका। ओके। इसका उद्देश्य होता है बच्चे में कि मुख्य जो 6 जानलेवा बीमारी है, जैसे गोल घोंटू, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, वूपिंग कफ, इसको काली खांसी भी कहते हैं, टिटनस, तपेदिक, पोलियो और मिजल्स, ये सबसे मुक्ति दिलाना है। भारत में इसे 1978 में लागू किया गया था टीकाकरण को। ओके, चलिए बता दिए। अब ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आमाशय या इसी को मध्यांतर छेदन पोषण कहते हैं। देखिए, आमाशय पोषण या फिर मध्यांतर छेदन पोषण, समझ गए ना। गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोस्टोमी किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जिज्नोस्टोमी, जिवजेनम क्या होता है, ड्यूडेनम, जिवजेनम तो आप लोगों को पता है, यह छोटी आंत का पार्ट है, पहले ड्यूडेनम होता है, बीच वाला जिवजेनम होता है, इसीलिए इसको मध्यांत्र कहा गया, यानी आंत का मध्य वाला भाग जिवजेनम होता है, ठीक है। और एस्टोमी मतलब छिद्र करना, यानी उसमें क्या करना है, सर्जरी के द्वारा छिद्र करना, ठीक है। अब देख लीजिए, आप लोग समझिए इस चीज़ को। आमाशय व मध्यांतर छेदन क्या होता है। आंत्र मार्ग या समान मार्ग की शैल क्रिया या अन्य किसी परेशानी के कारण पोषण को आमाशय एवं आंतों तक जब बालक के ऊपरी पहुंचाना संभव नहीं होता है, तब गैस्ट्रोटोमी एवं जिज्नोस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जा सकती है।
देखिए, जब किसी न किसी कारण से या तो शैल क्रिया हुआ हो मुंह में या फिर कोई और कारण से आंत में जो है भोजन नहीं जा रहा है, पोषण नहीं हो पा रहा है पेट में, तो फिर क्या किया जाता है कि उसको जो है जो अमाशय है, ठीक है ना, जो अमाशय होता है उसमें जो है अमाशय के जो ऊपर लेयर होता है पेट का, उसके ऊपर एक जो है क्या किया जाता है, छिद्र किया जाता है। और उस छिद्र जो है या तो पेट के ऊपर किया जाता है या फिर वो डायरेक्ट ज्यूजिनोस्टोमी यानी छोटी आंत में किया जाता है, जो डायरेक्ट जो है पोषण ज्यूजिनोस्टोमी में जाता है। समझ गए चीज़ को? तो ये जो चीज़ें हैं आपको अमाशय छिद्रन या मध्यांत छिद्रन, जब कोई बालक मुख से भोजन ऊपरी मार्ग से नहीं ले पाता हो नॉर्मल तरीका से, तो उस कंडीशन में उसको जो है यह ज्यूजिनोस्टोमी या गैस्ट्रोटोमी किया जाता है। यानी अमाशय छिद्रन, अमाशय पेट में छेद किया जाता है और डायरेक्ट जो है ज्यूजिनोस्टोमी ज्यूजेनम में पोषण दिया जाता है, जिससे बालक का पोषण मिल पाता है। ओके, चलिए हो गया। अब एनीमा क्या होता है? एनीमा फर्स्ट ईयर में पढ़े, आप लोग को पता है। रोगी की आंत की सफाई हेतु, ठीक है ना, रोगी के जो आंत होता है ना उसके सफाई हेतु मलाशय द्वारा प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश कराना ही एनीमा देना कहलाता है। देखिए, एनीमा जो होता है, किसी को बहुत समय से अगर कॉन्स्टिपेशन है, मल बाहर नहीं निकल रहा है, आंत में फंसा हुआ है, तो क्या एनीमा के द्वारा जो है आंत को साफ किया जाता है, मल को, कब्ज को दूर किए बाहर निकाला जाता है। दूसरी चीज़ें, अगर किसी को मल के रास्ते से जो है औषधि देना हो तो ये एनीमा के माध्यम से औषधि भी दिया जाता है या फिर पोषण भी दिया जाता है एनीमा के माध्यम से। समझ रहे चीज़ को कि क्या क्या करते हैं? तो यही जो है आपका एनीमा होता है। ओके, छोटे बच्चों को भी एनीमा जो है बड़ों के तरीके से ही दिया जाता है। मतलब जो शिशु होता है बच्चा, उसमें एनीमा अगर दिया जाएगा तो वह बड़े के तरह ही दिया जाता है। बच्चों को दिए जाने वाला एनीमा में द्रव की मात्रा बड़ों की तुलना में कम होती है। जाहिर सी बातें है, बड़ा आदमी होगा तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो उसको जो है थोड़ा द्रव की मात्रा जो है एनीमा में ज़्यादा होगा। बाकी जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए तो द्रव की मात्रा छोटा ही ना होगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी ही कम है। समझ रहे चीज़ को? चलिए, ओके, समझ गए। सबका इंग्लिश दिए हुए हैं, बस आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको लिखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी हम तो समझा ही रहे हैं। ओके, चलिए, प्रकाशीय चिकित्सा फोटोथेरेपी क्या होता है? देखिए, फोटोथेरेपी, मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ फोटोथेरेपी का, याद हो जाएगा। देखिए, फोटोथेरेपी क्या होता है? जैसे कोई बालक है उसको जॉन्डिस हो गया है। अब जॉन्डिस हो गया है और जॉन्डिस उसको बहुत ख़तरनाक हो गया है। तो जॉन्डिस कब होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर में बिलुबिरिन एक सीरम होता है, सीरम में जो है एक बिलुबिरिन होता है। अब वो बिलुबिरिन का मात्रा शरीर में सामान्य से अधिक हो जाता है, तो वह क्या होता है, चिपक जाता है शरीर के जो अंदर से त्वचा होता है ना, उस पर चिपकने लगता है बिलुबिरिन। अब वो चिपकने से होता है कि जो आप बॉडी में जो जॉन्डिस है उसका लेवल बढ़ जाता है और वह सभी त्वचा पर चिपक जाता है अंदर से बालक के शरीर में, ठीक है। तो उस बिलुबिरिन जो चिपका हुआ है, जो जॉन्डिस के रूप में है, तो उसको क्या शरीर पीला पीला हो जाता है। तो उस बिलुबिरिन को तोड़ने के लिए, भंगुर करने के लिए जो है इस फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। फोटोथेरेपी में होता है कि एक इक्विपमेंट होता है फोटोथेरेपी, उसमें होता है कि बालक को रखा जाता है और उसमें प्रकाश लाइट लगा होता है, ट्यूब लाइट होता है, जिसमें मेनली ब्लू लाइट का उपयोग किया जाता है। बट ब्लू लाइट थोड़ा ख़तरनाक होता है, इसलिए ब्लू लाइट के साथ में उसमें जो है वाइट जो सफ़ेद रंग का जो रोशनी होता है उसका भी लगाया जाता है, उसका भी ट्यूब लाइट लगाया जाता है और दोनों के प्रकाश को मिक्स करके बच्चा को उस पात्र में, उस ट्यूब में रखते हैं और बच्चा को कुछ देर खाली शरीर रखते हैं, नंगा करके रखते हैं, आँख को तोप देते हैं, ढक देते हैं, जिससे आँख पर कोई इफेक्ट रोशनी का ना पड़े। और बाकी जो है क्या करते हैं, उसको शरीर को नंगा रखते हैं और जिससे होता है कि प्रकाश जो है क्या करता है, प्रकाश के इफेक्ट पड़ने से त्वचा पर वो क्या होता है कि जो चिपका हुआ अंदर में बिलुबिरिन है वह धीरे धीरे क्या होता है, भंगुर होता है, पिघल कर जो है वह किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ गए चीज़ को? तो यही आपका फोटोथेरेपी होता है। समझ गए? चलिए, फोटोथेरेपी बता दिए। इनक्यूबेटर क्या होता है? देखिए, इनक्यूबेटर एक, ये भी एक इक्विपमेंट ही है, यह भी एक क्या है, आपका एक सामान है जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है, रखा जाता है। नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आय एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा, जब बच्चा जन्म लिया है और उसको नहीं कहते हैं कि इसको शीशा में बंद करके रखा है, तो नॉर्मली वह क्या होता है, वह इनक्यूबेटर होता है जिसमें बच्चा को क्या किया है, रखा जाता है। बच्चा को जब
श्वसन का कमी होता है, बच्चा जो है अस्थिर रहता है, बच्चा को गर्म का आवश्यकता है और सुरक्षित वातावरण का आवश्यकता है, तो जाके बच्चे को इस पात्र में, इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। यह एक यांत्रिक उपकरण है जिसमें बच्चा को उसके वातावरण, सुरक्षित वातावरण और गर्म वातावरण और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। यह बच्चे को उचित देखभाल प्रदान करता है, यह इक्विपमेंट। इसमें शिशु नग्न अवस्था में पाला जाता है, इसमें बच्चे को नग्न अवस्था में रखा जाता है। वह शिशु की ज़रूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता कम व ज़्यादा किया जाता है। चूँकि यह एक उपकरण है तो यह कंट्रोल किया जाता है, तो बच्चा को जितना ज़्यादा तापमान और आर्द्रता ज़रूरी होगा उसको उतना कम या ज़्यादा किया जाता है। समझ गए? यही इंक्यूबेटर होता है। ओके, अपरिपक्व शिशु क्या होता है साथियों? अपरिपक्व शिशु का मतलब होता है प्री मैच्योर इन्फेंट। प्री मैच्योर का मतलब होता है कि समय से पूर्व हो जाना, और समय से पूर्व होगा तो उसमें विकास कम होगा, हाथ पैर वजन कमेगा, बहुत सारे चीज़ें होगा। तो अपरिपक्व शिशु का मतलब होता है कि गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु को अपरिपक्व शिशु कहते हैं। प्री मैच्योर बेबी वह बेबी होता है जो क्या होता है कि 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जन्म ले लेता है, तो वैसे शिशु को जो है प्री मैच्योर इन्फेंट या प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए, कम वजन वाला शिशु। कम वजन वाला शिशु का मतलब है, देखिए, कि ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से लेकर 2500, ठीक है ना, पर 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक होता है, लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। मतलब सीधा समझिए 1.5 से लेकर 1.5 से 2.5 kg के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, देखिए, ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वेट किया जाता है कि कितना केजी का है, तो उस समय जन्म के समय अगर बच्चा का वजन 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक अगर होता है तो वह जो है लो बर्थ वेट बेबी के अंतर्गत आता है। समझ गए? समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया। अब डेंगू क्या होता है इस चीज़ को देखिए। डेंगू, तो देखिए, डेंगू एडिस एजिप्टाई मच्छर वाहित संक्रामक रोग है। डेंगू क्या है? मच्छर वाहित संक्रामक रोग है। अब कौन से मच्छर? तो एडिस एजिप्टाई के कारण होता है यह। ओके, जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। डेंगू जो है डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं डेंगू को। ओके, चलिए, आपको और सारे बीमारी के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है साथियों? ओटाइटिस मीडिया एक मध्य कान का संक्रमण होता है। कान जो होता है ना, उसका 3 लेयर होता है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। इनर लेयर अलग होता है, बाह्य लेयर अलग होता है, और ये जो मध्य लेयर जो होता है, इसी में अगर संक्रमण होता है और पर्दा होता है, इन्फ्लामेशन इसको कहते हैं, संक्रमण और पर्दा होना, इन्फ्लामेशन होता है, तो इसी को हम लोग ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण कहते हैं। ठीक है, मध्य कर्ण का संक्रमण एवं पर्दा होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ओके, ओटाइटिस मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। समझ रहे हैं? यह मध्य कान का प्रॉब्लम है और यह लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत पूछता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? यह भी देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ओटाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, मोस्टाइटिस हो, आइटिस जहाँ पे लगा आ जाएगा, लास्ट में जहाँ भी आइटिस देखिएगा समझ जाइएगा कि उस भाग का जो है यह इन्फ्लामेशन और संक्रमण और पर्दा है। जैसे टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिल से टॉन्सिलाइटिस बना है, तो ये जो आइटिस है, ये जो आखिर के 4 वर्ड है आइटिस से, ITIS, आइटिस, यह जोड़ा गया है। यह टॉन्सिल में आइटिस जोड़ देते हैं तो यह टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसका मीनिंग होता है कि टॉन्सिल में संक्रमण और पर्दा और सूजन होना। समझ गए चीज़ को? मैं आइटिस पढ़ाऊंगा कि आइटिस क्यों लगता है, कब लगता है, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। मुख गुहा के पिछले भाग, मतलब टॉन्सिल कहाँ पे होता है? तो जो मुंह होता है ना, कंठ और मुंह का जो मिलन होता है, वहाँ पे दोनों साइड से एक छोटा छोटा जो है आपको थोड़ा थोड़ा जो है मसल्स का बना हुआ होता है, जो दोनों साइड से मुख के लास्ट में होता है। आप लोग देखिएगा, आपको भी होगा, तो इसी को हम लोग टॉन्सिल बोलते हैं। और इसी टॉन्सिल में किसी भी प्रकार के अगर संक्रमण होता है और संक्रमण होने से उसमें कोई पर्दाह या सूजन हो जाता है तो इसी को जो है हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। समझ रहे हैं? चलिए,
ये हो गया बाल शोषण क्या होता है, चाइल्ड एब्यूज क्या होता है। देख लीजिए, अभिभावकों मतलब पेरेंट्स, माता पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक, मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है। देखिए, बाल प्रताड़ना ऐसा नहीं है कि माँ बाप के द्वारा नहीं होता है, अभिभावक या किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति के द्वारा ही सिर्फ होता है, माता पिता सबके द्वारा होता है। मतलब जिस चीज़ से बच्चे को नुकसान पहुँचे, बच्चा दुखी हो, बच्चा जो है उदास हो, बच्चा का विकास रुक सकता है, तो यही बाल प्रताड़ना कहलाता है। समझ रहे हैं, जिससे बच्चा का जो है शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जो है रुकता है और यही दुर्व्यवहार होता है। इसी को हम लोग बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, स्यामूत्र या बिस्तर गीला करना होता है, एनुरेसिस और बेड वेटिंग। ओके, स्यामूत्रन या बिस्तर गीला करना क्या होता है। देखिए, 5 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चे यदि बिस्तर गीला करते हैं तो उसे स्यामूत्रन या बिस्तर गीला करना कहते हैं। यह अधिकतर बच्चों में पाई जाने वाली एक समान सी समस्या है। देखिए, 5 वर्ष से कम का अगर बच्चा बेड पर अगर कर दे रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम है बच्चा का बेड पर मूत्र कर देना। लेकिन 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हो गया, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, और वह बेड पर जो है मूत्र त्याग कर दे रहा है, बिस्तर को गीला कर दे रहा है, मतलब यह जो है क्या होता है, तब एक प्रॉब्लम की बातें होती है। बाकी अगर बच्चा में देखा जाए तो यह एक समान सी समस्या होती है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चलिए यहाँ पे एनीमिया का एगो जो आपका एनीमिया वाला छूट गया था कि कब कौन से सिचुएशन में एनीमिया में कितना लेवल चाहिए ब्लड का, तो यहाँ पे इंग्लिश दे दिए गए हैं। ठीक है, बाकी चलिए आपका यहाँ पे समाप्त होता है, और जो लोग भी पढ़ने वाले हैं ज़रूर पढ़िए। देखिए, एक लैंग्वेज को हम बताए हैं तो कितना समय लगा है, 20 मिनट में कंप्लीट हो गया है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीक़ा से बताने में आप हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं, सबको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम टेकन होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको दे ही रहा हूँ। आप जो भी स्टूडेंट है, आप इंग्लिश के हैं या फिर हिंदी के हैं, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, PDF दे ही रहा हूँ। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, बाकी हम समझा दे रहे हैं ऐसे, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। समझ रहे चीज़ को। चलिए, बाकी आप हिंदी इंग्लिश वाले हैं तो समझिए दोनों, और लिखने के लिए बातें हैं तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए PDF को, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, हम समझा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। कल से फिर से रिपीटेड होगा क्योंकि आपका 4 सब्जेक्ट हो गया है, और फिर से जो बचा हुआ डेफिनेशन है कल से फिर से रिपीट किया जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।